हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आपका अपने चैनल नो अबाउट योर मेडिसिन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नए विषय में और कुछ ऐसी दवाइयां जो एलर्जिन रेनाइटिस में उपयोग की जाती हैं, और बात ये करेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक का इन्फेक्शन होता क्या है। यह एलर्जी राइनाइटिस एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें एलर्जन कंपाउंड शरीर के अंदर बनने की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। हम बात करेंगे इसके लक्षणों की, हम बात करेंगे इसमें उपयोग होने वाली दवाइयों के विषय में, हम बात करेंगे उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के विषय में, हम बात करेंगे कि इनका बचाव कैसे किया जाए और किस तरीके से हम इस एलर्जी राइनाइटिस से दूर रह सकते हैं। कहा जाए, हमारा शरीर जब भी किसी प्रकार के बाहरी आक्रमण का शिकार होता है, कहें कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व अंदर जब नाक के द्वारा अंदर जाते हैं, तो उस स्थिति में हमारे शरीर में हिस्टामिन नाम का कंपाउंड पैदा होता है और यह हिस्टामिन कंपाउंड ही हमारे अंदर एलर्जी का कारण बनता है। और यही हिस्टामिन कंपाउंड जब हमारे शरीर में बनता है तो यह बाहरी तत्व जिसमें पोलन ग्रेन या फफूंद या जानवरों के रेशे या कहें धूल के कण, बहुत बारीक कण या फफूंद जो बहुत बारीक होते हैं, जो बरसात में शरीर के ऊपर गिर जाते हैं या नाक में चले जाते हैं, जिनके कारण हमें लगातार छींकें आती हैं, हमारे नाक का बहना शुरू हो जाता है, आंखों में जलन होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए और यह किस तरीके से हम इनका बचाव कर सकते हैं, साथ साथ में टेस्ट क्या हैं, इनके विषय में भी बात करेंगे। तो जिस समय हमारे शरीर में बाहरी कंपाउंड कोई भी प्रवेश करता है तो उस समय हमारे शरीर में एक हिस्टामिन नाम का कंपाउंड पैदा होता है और जो इस बाहरी दुश्मन से लड़ता है ताकि हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग ना पनप सके। अब यह ज़्यादातर शुष्क मौसम में, जब हवा शुष्क होती है तो उस समय लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। यह एलर्जी आपके खाने से भी हो सकती है, लोगों को कुछ खानों से भी एलर्जी होती है। तो इन सभी विषय में बात करेंगे। इस स्थिति में और क्या क्या लक्षण होते हैं वह भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठंडे और नम बरसात के दिनों में अधिकांश पराग के कण, धूल या मिट्टी जो एलर्जी पैदा करते हैं वह जमीन पे नीचे आ जाते हैं। इस कारण एलर्जिक रेनाइटिस उस समय होने की संभावनाएं कम होती हैं। और बात करें हम इसके लक्षणों की, तो नाक और मुंह, आँख में जलन होना या खुजली होना, गंध का समाप्त होना, बहती नाक, नाक का बहना, आँखों का नम होना और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होने पे नाक भरी हुई सी महसूस होना, भरी रहती है, खांसना, कान का बंद हो जाना, काम से कम सुनाई पड़ना, गले में खराश होना, आँखों के नीचे काले धब्बे से आ जाना, थकान और चिड़चिड़ापन होना, सिर दर्द होना, यह इसके अमूमन लक्षण होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जब भी अफेक्टेड होता है तो वह बाहरी हस्तक्षेप से लड़ता है। उस स्थिति में हमारे अंदर हिस्टामिन जो भी कंपाउंड बनता है वो एक तरीके से बॉक्सेस के रूप में काम करते हैं, उसको बाहर फेंकने के लिए, ताकि वह हमारे शरीर के अंदर न प्रवेश कर सके। वह मोल्ड्स में हो सकते हैं, वह फंगल स्पोर्स भी हो सकते हैं, धूल या मिट्टी के कण भी हो सकते हैं। तो यह अलग अलग चीज़ों के द्वारा एलर्जिक राइनाइटिस होता है। बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस विषय में, हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं और इनसे बचाव कैसे किया जाता है।
तो परीक्षण और टेस्ट के सिलसिले में बात करें तो सबसे अच्छा बचाव इस स्थिति में यही होता है कि उन चीज़ों से दूर रहें जो आपको एलर्जिक रेनाइटिस आपके शरीर में पैदा करते हैं या एलर्जी पैदा करते हैं। ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें, सबसे अच्छा इलाज इसका यही है। साथ साथ में परीक्षण के विषय में बात करें तो IgE रैश नाम का एक परीक्षण होता है जो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है। साथ साथ में CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें इस्नोफिल की गणना देखी जाती है, उससे मदद मिलती है कि आपको एलर्जी किस हद तक है। इलाज के विषय में बात करें तो इलाज में सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप उन चीज़ों से दूर रहें जिससे आपको एलर्जी होती है। जैसे कहें कि कुछ लोगों को धूल से, कुछ लोगों को नमी से, कुछ लोगों को किन्हीं कपड़ों से, कुछ लोगों को पराग कण से, कुछ लोगों को जानवरों के रेशों से या रों से भी एलर्जी होती है। अब हम बात करेंगे उन दवाइयों के विषय में जो एलर्जी रेनाइटिस में उपयोग की जाती है। एलर्जी रेनाइटिस में एंटीहिस्टामिन टैबलेट जैसे लोरेटिडिन, सिट्रिजिन या फेक्सोफेनाडिन, इनमें से कोई एक दी जाती है और उसकी डोजेस दिन में एक बार होती हैं। डॉक्टर इन्हीं को ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। स्टेरॉइड्स में जब यह स्टेरॉइड्स आपको किसी डॉक्टर के देखरेख में ही लेना है क्योंकि यह ज़्यादा डोज में नुकसानदेह हो सकती है। स्टेरॉइड में प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इनमें से कोई एक। कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे आता है जिसमें वह नाक में स्प्रे द्वारा यूज होता है। इस स्प्रे का उपयोग आप डॉक्टरी देखरेख में करिए और 4 से 5 दिन से ज़्यादा मत करिए क्योंकि यह आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को क्षति भी पहुंचा सकता है। तो इस दवाइयों का उपयोग किसी भी डॉक्टरी देखरेख में करिए। कुछ ओवर द काउंटर स्टेरॉइड नेजल स्प्रे जिसमें फ्लोनेस, फ्लूटिकासोन उसका कंपोजिशन है, नेजाकार्ड जिसका कंपोजिशन ट्राई एमसिलोनोलोन है और राइनाकार्ड ब्यूडिसोनाइड कंपोजिशन है, यह स्प्रे यूज किए जाते हैं। अब हम बात करें कि अगर हम एलर्जिक रेनाइटिस का इलाज ढंग से नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थितियों में अगर इसका इलाज पर्याप्त नहीं होता है तो आपका नाक का म्यूकस मेम्ब्रेन क्षतिग्रस्त हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसी नौबत भी आ सकती है कि आपके नाक में पॉलिप डेवलप हो सकते हैं जिसमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो इसको आप हल्के से ना लें। उस स्थिति में आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि इसका समय रहते इलाज किया जा सके, ताकि आपको और भी किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचाव किया जा सके। और यह सारी जानकारी जो मैंने आपको दी इसको और लोगों तक शेयर करें, लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें ताकि वह इस जानकारी से रूबरू हो सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।